हेलो फ्रेंड्स, अबाउट द पोएट के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस पोएट के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बायोग्राफी को रिवील करने वाले हैं, वो है आपके क्लास 12th बिहार बोर्ड के रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के दूसरे पोयम के पोएट के बारे में, जिनका नाम है वाल्ट विटमैन। ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध अमेरिका के पोएट थे। ये वो पोएट हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी मरते दम तक में कभी भी शादी नहीं किया। इन्होंने शादी करने की तमन्ना नहीं रखी इन्होंने कभी। इनके बारे में हर चीज जानने की करेंगे कोशिश। इनके हर राज जो आपको जानने की जरूरत है, वो हर चीज जानने की करेंगे कोशिश। आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि पोयम का जो पोएट है, पोयम को लिखने वाले जो कवि है, अगर कवि के बारे में नहीं पढ़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूं आपको कि इस पोएट से रिलेटेड टॉपिक से, पार्ट से, सेक्शन से आपके कम से कम 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 2 से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आपने छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ दिया, तो ये वही बात हो गई कि ये जानते हुए भी कि इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं और छोड़ना बड़ी मूर्खता होगी। ये वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार। मतलब मैं जानता हूं कि इससे क्वेश्चंस आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं छोड़ रहा हूं जानबूझ के। ये इतना ज़्यादा टफ है भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं। सो चलिए खुशी से करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन की अगर बात करें, उनके बायोग्राफी की बात करें, तो सबसे पहला चीज आता है कि वाल्ट विटमैन अमेरिका के बहुत ही एक इज्जतदार और एक नामी पोएट थे। मोस्ट रिनॉन्ड पोएट के साथ साथ ये एसेइस्ट थे। एसेइस्ट कहने का मतलब ये कि ये निबंध भी लिखते थे, और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जर्नलिस्ट भी थे। ये टीचर्स के रूप में भी काम किए थे, गवर्नमेंट क्लर्क के रूप में भी काम किए थे, और एक चीज़ ताज्जुब होगी कि ये अपनी जर्नी कारपेंटर से स्टार्ट किए थे। इनके अगर जन्म की बात करें तो पहला चीज़ आता है इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 30 मई 1819 को। 30 मई 1819 को अमेरिका के वेस्ट हिल्स नामक जगह पे, जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इनके पिता का नाम था वाल्टर, और इनके पिता के नाम से ही इनका नाम आया था वाल्ट। इनके पिता और माता के आपके 9 संतान थे, और 9 संतान में से ये दूसरे थे, मतलब कि 7 इनसे छोटे छोटे भी थे। ये सेकंड आपके वो चीज थे। विटमैन वाज सेकंड ऑफ 9 चिल्ड्रन। 9 बच्चों में से ये क्या थे? आपके सेकंड चिल्ड्रन थे। माता का नाम था लुइसा वान वेल्सर विटमैन। लुइसा वान वेल्सर विटमैन। पिताजी का जन्म की बात करें तो पिताजी का जन्म हुआ था 1789 में, और माताजी का जन्म की बात करें तो माताजी का जन्म हुआ था 1795 में। पिताजी की मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुआ था 1855, और मां की मृत्यु हुई थी 1873। यहाँ पे इनके बारे में देखना कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एक अमेरिकन पोएट तो थे, उसके साथ साथ एसेइस्ट थे, टीचर थे और जर्नलिस्ट भी थे।
जर्नलिस्ट वही जो न्यूज़ रीड करता है। ये इन्होंने गवर्नमेंट कलर के रूप में भी काम किया है, एडिटर के रूप में भी काम किया और प्रिंटर के रूप में भी काम किया है। प्रिंटर कहने का मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं उनको बोलते हैं प्रिंटर। 11 साल की उम्र में इनको अपनी स्कूलिंग छोड़ना पड़ा। स्कूलिंग छोड़ने का वजह था कि इनका जो कंडीशंस था बहुत ही ख़राब था, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब था, पैसे की ज़रूरत थी, सो इनको काम करने की ज़रूरत पड़ी। तो इन्होंने क्या कर दिया, स्कूल छोड़ दिया और स्कूल छोड़ करके उन्होंने बढ़ई का काम किया, कारपेंटर का काम शुरू किया। मतलब 12th उनका जब 12वां जन्मदिवस था उससे पहले 12 साल का जब वो जन्मदिवस मनाते उससे पहले तक वो बढ़ई के रूप में काम किए। बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर, उन्होंने अपना काम किस तरीके से किया, एक बढ़ई के रूप में काम किया। उसके साथ साथ वाल्टर मिटमैन की बात करें, इनके जन्म के बारे में ये तो अभी था जन्म के बारे में, इनके माता पिता के बारे में। ये जो अपना एक वर्चस्व जिस तरीके से कायम किए, ये इनके जीते जी उतना इनको इम्पोर्टेंस नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था। इनके मरने के बाद जो भी लोगों के दिलों में बसे या फिर लोगों ने इनको प्यार देना शुरू किया। इन्होंने जो है वाल्ट विटमैन ने इस तरीके से अपना इमेज क्रिएट किया कि ये लोगों के कवि बन गए। अमेरिका में ये पहले कवि देखे गए जो इंडिविजुअलिस्टिक पोएट के रूप में अपने आप को निखारा। इतना अच्छा पोएट इंडिविजुअल लेवल पे बात करने वाला अमेरिका में अभी तक नहीं था। अमेरिका ने मतलब कि बोले तो ये पहला पोएट था इंडिविजुअलिस्टिक लेवल का जिसको कि प्रोड्यूस किया था। साहित्यिक कवि के रूप में, एक लिटरेरी फिगर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट किए, इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट किए। वाल्ट विटमैन द पोएट्स पीपल्स पोएट, इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर मतलब अपने आप को इस रूप में आप लिटरेरी मिस होता है साहित्यिक और इंडिविजुअलिस्टिक मिस होता है व्यक्तिगत। इतना जबरदस्त छाप छोड़े कि अमेरिका में जितने भी आपके इन्फ्लुएंशियल पोएट थे जिनका प्रभाव ज़्यादा था, जो ज़्यादा चर्चित थे, उनमें ये शामिल हो गए। उनमें शामिल होते ही इनको एक टाइटल मिल गया, फ्री वर्स के पिता। फ्री वर्स की अगर बात करें तो फ्री वर्स में होता है छंद, मुक्त छंद। फ्री वर्स कहने का मतलब कि अगर इनकी पोयम को स्टडी कीजिएगा, पोयम को देखिएगा, तो पोयम में देखने को मिलेगा कि इनके जो पोयम्स थे उनमें कोई आपका राइम्स की कमी थी। राइम्स नहीं होता था और ना ही उसका कोई आपका फिक्स्ड रिदम होता था, मतलब रिदम से फ्री होता था। रिदम में सुर ताल नहीं होता था। अगर जिस चैप्टर की बात हम लोग करेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये उनका जो पोयम है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं दिखेगा, इसमें राइमिंग स्किल नहीं दिखेगा और ये लगता ही नहीं था कि एक पोयम के रूप में है, और इसीलिए इनको फ्री वर्स के पिता कहे जाते हैं। इसका हालांकि नुकसान भी हुआ, लेकिन क्या हुआ देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा ना उनका करियर किस तरीके से स्टार्ट हुआ, उनका बायोग्राफी, उनके माता पिता के बारे में देखा। अब उनके देखते हैं कि उन्होंने कैसे काम किया था, क्या काम किया था। पहला, हाँ, एक चीज़ बता दें आपको कि इस वीडियो में आपको बुक्स के भी लाइंस मिलेंगे, बुक्स के जस्ट वही हूबहू लाइंस भी मिलेंगे, ताकि आपको ये चीज़ ना हो कि आपके वहाँ से क्वेश्चंस अगर राइज हो तो छूट जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, वहाँ से कोई क्वेश्चंस छूटने वाले नहीं है। पहला अगर लाइन की बात करें जो कि आपके बुक से लिया गया है, विटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम एंड लैक ऑफ राइम्स। बोल रहा है कि मैंने बोला शुरू में ही कि इनको फ्री वर्स का पिता कहा जाता है, जिसका मतलब होगा कि इनके जो पोएम्स होते थे, पोएट्री का जो कलेक्शंस होता था, पोएट्री के कलेक्शंस में आपका कोई राइम्स फिक्स नहीं होता था, मतलब फ्री राइम्स होता था, फ्री रिदम होता था, और राइम्स
की कमी होती थी। मतलब राइमिंग स्किल की बात करें तो राइमिंग स्किल नहीं होती थी। अगर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आप पोएम देखेंगे तो वहाँ पे कोई राइमिंग स्किल आपको नहीं दिखेगी। सो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इनका जो एक ये चीज़ इन्होंने लिखा था जिसका नाम है लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास की थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से वो चर्चा में आया, कैसे वो फेमस हुआ। बोल रहा है कि यहाँ पे अगर स्पेशली इस बुक की बात करें, लिप्स ऑफ ग्रास की बात करें, तो लिप्स ऑफ ग्रास एक ऐसा पोएट्री का कलेक्शन था उसमें उनका, जिसमें कोई भी फ्री रिदम था, जिसमें कोई फ्री रिदम फिक्स नहीं था और राइम्स की कमी हुई थी उसमें। मतलब राइम्स नहीं था फिक्स्ड। जैसे कि आप अगर देखें किसी में भी, तो किसी में ए बी बी ए इस तरीके से होता है, तो किसी में ए बी बी होता है इस तरीके से। तो ये राइमिंग स्किल आपको इस पोयम में, इस बुक में जितने भी आपके पोएट्री हैं उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इसकी वजह से फ्री वर्स के पोएट होने की वजह से इनको नुकसान भी हुआ था। द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स एंड जॉयफुल डेडिकेशंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स वे आर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। बोले जो फ्री फॉर्म के जो पोएम थे, इनके फ्री फॉर्म के जो पोएम थे जिसमें आपके इंडिविजुअल लेवल पे जॉयफुल डेडिकेशंस भी दिखा। डेडिकेशन में होता है लगन। तो इन चीज़ों के बारे में इंडिविजुअल के रूप में, इंडिविजुअल का एक पार्टिकुलर इंसान का जो ये जॉयफुल मोमेंट क्या होता है, वो चीज़, उन सारे चीज़ों के बारे में भी उसमें डिस्कस किया गया था। सो इस चीज़ को पहली बार, सबसे पहले उस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। इंडिविजुअल पे जो इन्होंने जोर दिया था, वो इम्पोर्टेंस दिखाया था, उसको शुरू में इनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिला। हालांकि इस चीज़ का ट्रांसलेशन अगर बात करें यूरोप में हुआ था, इसी चीज़ का दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मेशन करके, ट्रांसलेट करके यूरोप में जब रिप्रेजेंट किया गया था इस चीज़ को, तो वहाँ से एक अच्छा खासा जोश जगा था, एक अच्छा खासा वहाँ से रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन विटमैन को ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि उनके अपने देश अमेरिका में जब उनको वो चीज़ नहीं मिली तो उनको वहाँ से कोई अप्रिसिएशन नहीं दिखा। His work was controversial in all the times, in its times. उनका जो वर्क्स था उस समय कंट्रोवर्शियल होता था, विवादास्पद। जो भी कोई पोएट्री लिखते थे, जो भी चीज़ करते थे, वो विवाद में घिर जाता था। इसका वजह है कि जब ये, इसकी अगर बात करें इससे पहले, अब थोड़ा सा हम लिप्स ऑफ ग्रास के बारे में बात करेंगे। तो लिप्स ऑफ ग्रास का पब्लिकेशन इन्होंने किया था 1855 के जून के लास्ट में। 1855 में एंड ऑफ जून। और 1855 इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ये 1855 इन खास था क्यों कि यही वो साल है जिस साल में इनके पिताजी का देहांत हुआ था। मतलब 1789 में इनके पिताजी का जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1855 में। तो इस साल जून के अंत में इन्होंने क्या किया था, खुद के पैसे से लिप्स ऑफ ग्रास का पब्लिकेशन कराया था। लोकल मार्केट में लोकल पब्लिशर से आपके वो चीज़ कराया था पब्लिशर, जिसमें पहले उसका कोई टाइटल नहीं दिया था। अब खुद के पैसे से लोकल पब्लिशिंग में क्यों कराए थे, तो ज़रा सुनिए। जो लिप्स ऑफ ग्रास में जो भी पोएट्री का कलेक्शन था वो थोड़ा ऑब्सिन था, उसमें थोड़ा सा अश्लीलता थी, जिसकी वजह से जो पब्लिशर्स थे वो राजी नहीं हो रहे थे पब्लिश करने के लिए, जिसकी वजह से खुद से लोकल मार्केट में जाकर के इसको पब्लिश कराया और 795 कॉपीज पब्लिश कराया था। 795 कॉपीज पब्लिश कराया था इनका, 795 कॉपी। और इस चीज को ले जाकर पहली बार सरप्राइज दिया था अपने भाई को सरप्राइज दिया था। वहां पे खुद पहला वजह था कि पब्लिशर रेडी नहीं हो रहा था, दूसरी वजह थी इनके पास पैसों की प्रॉब्लम्स थी, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से खुद के पैसों से वो चीज़ किए। और एक चीज़ यहाँ से, इसीलिए इनका जो वर्क्स था ऑब्सिन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता था, कंट्रोवर्शियल होता था। स्पेशली आपका पार्टिकुलरली बात कर तो जो कंट्रोवर्शियल सबसे ज़्यादा विवादों में घिरा रहा, तो ये आपका ये है लिप्स ऑफ
ग्रास। हिज कलेक्शंस ऑफ पोएट कॉस्ट विटमैन हिज जॉब एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सिन। ऑब्सिन मीन्स होता है, अगर बात करें तो अश्लील, अश्लील बोले या फिर गंदा बोले, आप जो भी मीनिंग निकाले। अश्लील का मतलब तो समझते हैं, गंगे। मतलब इनका जो पोएट था, इनके जॉब पे भी बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा क्षति पहुंचाया। वो ऑब्सिन होने की वजह से, थोड़ा सा ऑब्सिन सीन होने की वजह से, डिस्क्रिप्शन जो दिया गया था उसमें थोड़ा सा ऑब्सिन था, जिसकी वजह से इनको जॉब से क्या करना, हाथ धोना पड़ा था। और एक चीज और देखने को मिल रहा है कि ट्रांसलेशन ऑफ द पोएट, मैंने बोला ना कि इनका जो कलेक्शंस था, पोएम का जो कलेक्शंस था, वो चीज क्या था यहाँ पे कि उनको इंथुसियास्टिक मिला था। इंथुसियास्टिज्म कहाँ मिला था, सबसे ज्यादा जोश कहाँ से मिला था, तो यूरोप में मिला था। अमेरिका में उस चीज को नहीं मिला शुरू में, अमेरिका में शुरू में नहीं मिला, लेकिन वही चीज जब यूरोप में उसका ट्रांसलेशन वहां पे गया, ट्रांसलेशन, तो उस चीज का ये चीज मिला, जोश मिला, वहां से सपोर्ट मिला, उनको अच्छा लगा वहां पे, वहां के लोगों को। लेकिन बट विटमैन रिमेंड रिलेटिवली अनअप्रिशिएटेड इन अमेरिका। लेकिन अमेरिका में उनको अनअप्रिशिएशन का ही सामना करना पड़ा, कोई अप्रिशिएशन यहाँ पे नहीं मिला। एंथुसियास्टिक में होता है उत्साह से या जोश। इन्होंने जो काम किया था सारा का, ये जो आप बात करें वो लीव्स ऑफ ग्रास है, ये सारा ये जो काम किया था, इसमें जो पोएट्री का कलेक्शन था, ये इस उम्मीद से किए थे कि चलो यार, इससे अगर लोगों तक पहुंचेगा तो लोगों को इसके बारे में समझ में आएगी, तो अप्रिसिएशन मिलेगी, लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगा, लोगों के दिलों तक पहुंच पाऊंगा। यहाँ पे यही चीज मैंने लिखा है, द वर्क वाज एन अटेम्प्ट, एक कोशिश थी कि वो कॉमन लोगों तक क्या करे, at reaching out to the common person with an American epic। अमेरिकन एपिक, एपिक मीन्स महाकाव्य होता है। ये एक बहुत बड़ा, ये जो बुक था आपका लीव्स ऑफ ग्रास, ये बहुत बड़ा बुक है आपका, इसमें ये एपिक की तरह ही है। तो इस चीज को लिखने का मकसद इनका था कि कॉमन पर्सन तक, लोगों के कॉमन पर्सन तक, अमेरिका के लोगों तक क्या करे, पहुंच पाए, उनके दिलों तक पहुंच पाए, जगह बना पाए अपनी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा कब हुआ? उनके मरने के बाद, उनके मरने के बाद ये चीज हुआ। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, इसके बाद ही वाला है, इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, ये उनके मरने के बाद हुआ, दैट ही वुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। कि जो वो कहना चाहते थे, जो वो करना चाहते थे, ये मरने के बाद, उनके मरने के बाद ये चीज हुआ कि वो अमेरिका के लोगों के बीच के दिलों में अपना अप्रिसिएशन बना सके, अप्रिसिएशन जीत सके। अपना जो क्रिएटिव राइटिंग था, उनका इनोवेटिव एक्सप्रेशन था, जो एक्सप्रेस करना चाहते थे अमेरिकन इंडिविजुअल के लिए, उस चीज को वो मरने के बाद हासिल कर पाए। जो अप्रिसिएशन जीते जी देखना चाहते थे, वो मरने के बाद हुआ। अमेरिका में एक बार सिविल वार हुआ था, आप लोग को पता होगा। अमेरिका में सिविल वार हुआ था 12 अप्रैल 1861 से 9 अप्रैल 1865 तक चला था। सिविल वार हुआ था अमेरिका में। हुआ था आपका 12 अप्रैल 1861 से 9 अप्रैल 1865। ये जो आर्ट्स वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा सिविल वार हुआ था अमेरिका में। तो इस समय इनकी भूमिका क्या थी, जरा सुनिए। जब अमेरिका में सिविल वार हुआ था, उस समय ये क्या किए, वाशिंगटन डीसी गए। ये अमेरिका में जब ये हो रहा था सिविल वार, तो उस समय क्या किए, वाशिंगटन डीसी गए। वहाँ पे हॉस्पिटल, वाशिंगटन डीसी में जो भी हॉस्पिटल्स थे, उस हॉस्पिटल्स में गए और वहाँ पे उन लोगों की देखभाल की जो घायल थे। मतलब घायल लोगों की देखभाल भी किया था इन्होंने। कौन? वाल्ट विटमैन। किसी तरह से तो सर लोगों के दिलों तक पहुँच जाए,
ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर ही वर्कड इन हॉस्पिटल्स में भी काम किया, वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया था, लोगों की देखभाल करके, वॉलंटियर नर्स। लेकिन होता क्या है उसके बाद 1873 की वो दिन जो उनके ज़िंदगी में शायद 1873 का ये लास्ट में 1873 जब समाप्त होने वाला था, उस समय इनके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ क्या, उस समय इनको पैरालिटिक स्ट्रोक आ गया, झटका, पैरालिटिक स्ट्रोक आ गया, जिसकी वजह से इनको करना क्या पड़ा, वाशिंगटन से अपने भाई के घर शिफ्ट होना पड़ा। इनके भाई का नाम था जॉर्ज वाशिंगटन विटमैन, जो कि एक पेशे से इंजीनियर थे, उनके पास जाना पड़ा। 1873 इनके लिए एक बहुत बड़ा चेंजिंग लाया था। दो चीज़ यहाँ पे हुआ था। 1855 में उनके पिताजी का देहांत हुआ था और उनकी पहली बुक, उनकी जो बुक थी आपका लिव्स ऑफ ग्रासेज, जो कि इकोनॉमिकली वर्स्ट कंडीशन से गुजरते हुए भी उन्होंने क्या किया था, उस चीज़ को पब्लिश कराया था। और यहाँ पे 1873 की बात करें तो 1873 ये भी इनके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि इस समय तो एक चीज़ तो इनको पैरालिटिक स्ट्रोक आया था, और दूसरी चीज़ यही वो साल है जहाँ पे वो अपने भाई के घर गए थे, भाई जिसका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन विटमैन। जॉर्ज वाशिंगटन विटमैन, जो कि आपका पेशे से इंजीनियर था। जब उनकी माँ बीमार पड़ी थी, जब उनकी माँ बीमार हो गई थी, तो वो भी इन्हीं के पास आई थी, जॉर्ज वाशिंगटन विटमैन के पास ही आई हुई थी। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांस भी वहीं पे ली थी 1873 में उन्होंने ज़िंदगी की अपनी सांस से अंतिम ली थी। और 1873 में ही ये वॉल्ट विटमैन साहब को क्या हुआ था, पैरालिटिक स्ट्रोक आया था। सो दो यहाँ से बन गए। पिताजी की जिस समय मृत्यु हुई थी, जिस साल मृत्यु हुई थी, उनकी लिव्स ऑफ ग्रासेस आई थी। और इनकी माता जी का जिस समय मृत्यु हुई थी, जिस साल, उस समय एक चीज़ इनका क्या हुआ था, पैरालिटिक स्ट्रोक आया था। और दोनों, ताज्जुब की बात तो यह है कि दोनों एक जगह पहुंचे थे, अपनी माँ अपने भाई के घर, जॉर्ज वाशिंगटन विटमैन के घर। वाशिंगटन से ये गए थे, वाशिंगटन के घर, वाशिंगटन से गए थे ये वाशिंगटन के घर अपने इलाज के लिए। विटमैन की जो मृत्यु हुई थी, वो हुई थी आपका 26 मार्च 1892। 26 मार्च 1892 को ये दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन बता दें कि इनके मरने के 4 घंटे के बाद इनका दफन किया गया था। और क्योंकि इनके मरने के 3 घंटे के अंदर 1000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे इनके दर्शन करने के लिए आए हुए थे। इस चीज़ को नोट कीजिएगा। मरने के 3 घंटे के बाद इनको वहाँ पे रखा गया था। इनके प्रशंसक, चाहने वाले करीब 1000 से भी ज़्यादा संख्या में 3 घंटे के अंदर में इतने लोग विजिट किए थे इनके घर। इनके जो फेमस वर्क्स थे, जिसकी वजह से ये लोगों के दिलों पे राज किए, उसमें से तो पहला है आपका लिव्स ऑफ ग्रास। लिव्स ऑफ ग्रास 1855 में पब्लिश हुआ था। और एक चीज़ है आपका ड्रम टैप्स, एक इनकी बुक है जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1866 में, 1866 में। It was published in 1866 and the Lives of Grass was published in 1855 with his own money without any title at first। बहुत सालों के बाद 1881 वो समय था, 1881 का वो समय था जिस समय किसी
किसी पब्लिशर ने बड़ी मुश्किल से बिना किसी सेंसरशिप लगाए इनके बुक को पब्लिश करने के लिए राजी हुए। मतलब इनके बोले तो पैरालाइटिक स्ट्रोक आने के बाद 1881 में क्या हुआ था, एक पब्लिशर ऐसा आया जो राजी हो गया, एग्रीड कर गया कि इनके जो बुक है लिव्स ऑफ ग्रास उसको पब्लिश करेगा। और उसके बाद उसका 2-3-4 पब्लिकेशन उसने खुद ही किया विदाउट सेंसरशिप, बिना सेंसर के। सो ये रहा आपके वाल्ट व्हिटमैन के बारे में बायोग्राफी। और जो आपका पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसी लिव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। सो थैंक यू क्लास, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।